आपदा को जब हम लेकर तैयारी करते हैं तो इसको हम 3 पार्ट में देखते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जो आपदा से पहले और आपदा के समय। जो हमारे यहाँ एनसीसी है, एनएसएस है, हमारे इस प्रकार के सामाजिक लोग हैं काम करने वाले, उनको भी हम आपदा से जागरूक करके ट्रेनिंग देने का काम हम लोग कर रहे हैं। सब लोग मौके पे एकदम जाते हैं, पहुँचते हैं, लेकिन उनको पहुँचने में जब तक समय लगता है, इतने समय में वो घटना काफ़ी नुकसान कर चुकी होती है। अनियोजित विकास को भी मना नहीं कर सकते कि होता है, वो भी होता है। और जो दिसंबर जनवरी तक हम पूरी 100% जनगणना का पूरा काम पूरा कर लेंगे। कोई आपको थक गए हैं तो थकने के लिए आपको कैसे रिलैक्स मिलेगा, इसकी चिंता करते हैं। 10 मिनट का रिलैक्सेशन मिलेगा, रिलैक्स लेंगे तो कैसे करेंगे। मैं विजय श्रीवास्तव हूँ, अमर उजाला डिजिटल से। हमारे साथ मदन कौशिक जी हैं। आपके पास आपदा पुनर्वास विभाग है, आयुष विभाग है और जनगणना विभाग है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जिस पे हम बातचीत करना चाहते हैं, जो राज्य की सबसे बड़ी चुनौती रहती है आपदा, और उससे निपटने को लेकर सर हमारे पास क्या संसाधन हैं और जो संसाधन के साथ हमारे पास क्या तैयारी है। तीसरा सवाल है कि इसमें जो सामुदायिक जन सहभागिता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या सोच रही है और क्या प्लान है। देखिए, आपदा इस राज्य का जो विषम भौगोलिक परिस्थिति है, इसलिए आपदा इस राज्य में सामान्यतः ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में लगातार आती रहती है। इसलिए पूरे देश के राज्यों में जो आपदाग्रस्त राज्य हैं, तैयारी के हिसाब से हम उन राज्यों में सबसे आगे खड़े नज़र आते हैं। आपदा को जब हम लेकर तैयारी करते हैं तो इसको हम 3 पार्ट में देखते हैं। पहला ये जो आपदा से पहले हमें तैयारी करनी होती है। दूसरा जो आपदा के दौरान हमें काम करना होता है जी। तीसरा वो जो आपदा के बाद करना होता है। बिल्कुल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जो आपदा से पहले और आपदा के समय। आज आपदा से पहले हम लोग पूरे राज्य के अंदर जो हमारी आपदा प्रबंधन की टीम है, जिलों में है, सारे जिलों में हमारे आपदा प्रबंधन की टीम है। देहरादून में हमारे आपदा प्रबंधन का बड़ा एकदम ऑफिस भी है, टीम भी पूरी है। हमारे पास यहाँ राज्य में एसडीआरएफ एक अच्छी खासी संख्या में है, डोईवाला में केंद्र है। एनडीआरएफ एक हमें अच्छी खासी संख्या में तत्काल जैसे हम बुलाते हैं आ जाते हैं। तो आज हम लोग उस तैयारी को कर रहे हैं कि राज्य में आपदा की स्थिति में हमें क्या क्या काम करने हैं। तो हम लोग उन सारे कामों को लेकर जिलों को सबको सचेत करते हैं कि आप तैयार रहिए। ये है हम लोग जो हमारे जिलों में आपदा के समय कौन हमारी मदद कर सकता है, उसमें हमने युवा आपदा मित्र हैं, सखी आपदा हमारे साथ हमारी बहन है, उन सब की ट्रेनिंग हो, उन सबको जागरूक करें। अभी 60 गाँव को हमने छांट के उनको हम बड़ी किट जो भारत सरकार हमें सहयोग कर रही है, जिला स्तर पर हम उनको उपलब्ध कराने का काम इस रूप में भी कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ एनसीसी है, एनएसएस है, हमारे इस प्रकार के सामाजिक लोग हैं काम करने वाले, उनको भी हम आपदा से जागरूक करके ट्रेनिंग देने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपदा के पहले वाली स्थिति को हम इस समय पूरी ताकत के साथ सरकार जिलों में, जिले से नीचे और राजधानी में हम उस सारे काम को हम कर रहे हैं। अगर सर हम पिछले साल 2025 की बात करें तो एक बात आती थी कि साहब पहाड़ में ज़्यादा समस्या आ रही, आपदा आ रही, वहाँ एक लगातार उस पर कार्रवाई भी होती रहती है और आपदा प्रबंधन से जुड़े। लेकिन अगर हम देहरादून ज़िले को देखेंगे, पिछले साल जो घटनाएं हुई और आपदा विभाग का ही डेटा है कि 30 से ज़्यादा मृत्यु भी हुई और बहुत ज़्यादा क्षति भी हुई। इसको किस दृष्टि से देखते हैं और इसके लिए क्या प्लान है। देखिए, जब हम इस प्रकार की कोई आपदा आती है, जैसा बादल फटने की घटना है, वो ऐसी घटना होती है कि उसमें जो जिस क्षेत्र से वो गुजरते हैं, वहाँ जो हमारे गांव है, बस्ती हैं, उन बस्तियों को बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। और इस प्रकार की घटना ये अचानक होती है, लेकिन इतने फलों के साथ होती हैं कि आपदा प्रबंधन में जो हमने हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। हम 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, 25 सेकंड पहले हमें इस क्षेत्र में क्या होने वाला है ऐसी जानकारी मिलती है, अलर्ट होता है। उस अलर्ट को हम उस गांव तक भेजते हैं, उस अलर्ट को हम वार्ड तक भेजते हैं, उस अलर्ट को हम जो ज़िले में काम करते हैं, तहसील में काम करते हैं, जिलों में, उन सबको भेजते हैं।
लेकिन कभी कभी जब इस प्रकार की घटना घटती है तो उस अलर्ट का भी जितना बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। जी। तो वो घटना जब होती है तो उस घटना में सरकार की तरफ से, आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट की तरफ से सब लोग मौके पे एकदम जाते हैं, पहुंचते हैं, लेकिन उनको पहुंचने में जब तक समय लगता है, इतने समय में वो घटना काफ़ी नुकसान कर चुकी होती है। क्या घटनाओं की जो तीव्रता का बढ़ना या नुकसान का ज़्यादा होना अनियोजित विकास या कहीं न कहीं किसी तरीके से कोई कमी को भी उजागर करता है या बताता है कि नहीं, हमें अब सोचने की ज़रूरत है, जहाँ कहीं कमियाँ हैं उन्हें ठीक करने की ज़रूरत, अब ज़्यादा मजबूती से समय आ गया है? देखिए, जब हम आपदा की तैयारी करते हैं और आपदा प्रबंधन की सामूहिक बात करते हैं, तो इसमें हम जो सहयोग लेते हैं, जहाँ हम ऐसे हमारे संस्थान हैं, जैसा हमारी आईआईटी रुड़की है, तो हम इसके साथ साथ सीबीआरआई रुड़की का भी सहयोग लेते हैं। हमारा वो एक तरीके से पूरी तरीके से सहयोगी है। जी। हम उससे बात करते हैं कि बताइए हमें पहाड़ में हम नियोजित विकास के लिए हमें किस प्रकार के मकान चाहिए, किस प्रकार की प्लानिंग करनी चाहिए। करते तो हैं सरकार के स्तर पर सारा, लेकिन ये भी सही है कि इसके साथ साथ इतना करने के बाद अनियोजित विकास को भी मना नहीं कर सकते कि होता है, वो भी होता है। और जो इस दृष्टि से कभी कभी जो जिस प्रकार का दबाव रहता है, वो दबाव भी नुकसान तो होता ही है उसके कारण। जैसे आपने एक समीक्षा बैठक भी की है आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ, तो हम जो आने वाले समय में क्या कदम उठाने जा रहे हैं? एक जिला मॉडल बनाने की बातचीत है, प्रोत्साहन राशि देने की बातचीत है, ग्राउंड लेवल पर हमारा कामकाज को और बेहतर ढंग से समझने जानने के लिए एक आपने शायद रोड मैप भी बनाया है, इसके बारे में? देखिए, मैं समीक्षा की है। मेरी सोच है कि हम अभी आपदा प्रबंधन को लेकर जो तैयारी हमारी जिला स्तर पर हमारी टीम रहती है, हमारे प्रदेश स्तर पर हमारी बड़ी टीम रहती है। बाकी आवश्यकता अनुसार जिसको बुलाना है एकदम तत्काल, एयरफोर्स को बुलाना है, आईटीबी को बुलाना है, या हमें अन्य केंद्रीय एजेंसी को बुलाना है, एनडीआरएफ को बुलाना है, एसडीआरएफ को बुलाना, हमें लोकल पुलिस को बुलाना, हमें तैराक की व्यवस्था करनी, जो भी करनी होती है, जिले से करनी होती है, वो सब हम करते हैं। ये एक अलग चीज़ हुई, लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत सोच है इसमें, और मैंने आज डिपार्टमेंट को कहा है, आप इस पर वर्क करिए कि हम एक न्याय पंचायत को केंद्र बनाएं। न्याय पंचायत में 7-8 मकान हैं, 7-8 गांव हैं। उन गांव में हमारी आपदा सखी है, आपदा युवा आपदा मित्र हैं, आपदा मित्र हैं। उन गांव में रहने वाले हमारे एनसीसी के कैडेट होंगे जो गांव से निकल कर इंटर कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में पढ़ते होंगे, हमारे एनएसएस से जुड़े हुए लोग होंगे, हमारे अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग होंगे, उस चारों तरफ गांव के प्रधान होंगे, ग्राम पंचायत सदस्य होंगे, बीडीसी के मेंबर होंगे, जिला पंचायत के सदस्य होंगे, ये जनप्रतिनिधि के तौर हम सामूहिक रूप से सबको ट्रेनिंग कराएं, सामूहिक रूप से सबको जागरूक करें। जब कोई घटना घटे, भगवान करे ना घटे, लेकिन अगर घटती है तो इतना तक हमारी जिला मुख्यालय से वहाँ टीम पहुँचे, इतना उस सारे टीम को जो प्रारंभिक रिलीफ है, वो सारे हमारे जो एक एक्सपीरियंस वाले लोग हो जाएंगे, वो सब उस रिलीफ को सबसे पहले दें। तो आपकी बातचीत के आधार पे हम ये माने कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो ग्रामीण स्तर पे जिला पंचायत, ब्लॉक और उस पे, उन सबको भी प्रशिक्षण में शामिल करके सबको सक्षम और मजबूत क्षमता विकास करके करना है, जिससे अगर कोई आपदा आए तो उसको हम बेहतर ढंग से उससे निपट सकें। उसमें 2 बेनिफिट है। एक तो वो खुद प्रशिक्षित होंगे, एक चूंकि राजनीतिक रूप से जनप्रतिनिधि होने के कारण एक सामूहिक प्रयास करने में उनका बड़ा योगदान रहेगा। तो उस योगदान के कारण जो एकदम तत्काल हमें रिलीफ चाहिए वो वहाँ मिलेगी। सरकार की तरफ से संसाधन मुहैया वहाँ पहले से ही कराने की आवश्यकता वो हम कराएंगे। तो इस प्रकार का एक पूरा मॉडल हम तैयार करके इसमें आगे बढ़ने की तरफ हम चल रहे हैं। प्रोत्साहन राशि देने पर भी विचार कर रही है ये भी मैंने कहा है कि जो हमारी महिला आपदा सखी हैं, जो हमारे युवा आपदा मित्र हैं, हम उनको जहाँ ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ उनको अन्य प्रकार की कुछ सुविधाएं देते हैं, वहाँ हम उनको एक अच्छी प्रकार से या तो कितनी उन्होंने तत्काल जाके काम किया है या कैसे भी, हम एक वर्ष भर में उनको एक प्रोत्साहित करने के लिए कुछ हम उसको इस प्रकार का भी हम राशि दें या उनको प्रोत्साहित करें, जिससे उनको लगे कि हमें राज्य के लिए कर्मठता के साथ काम करना है और ये हमारा जो काम है, हमारा इसको रिकग्नाइजेशन हमारी जनता भी कर रही है, सरकार भी कर रही है। सर, आपके पास जनगणना विभाग भी है, तो इस जनगणना जो है वो अप्रैल आ ही गया, इसमें शुरू होनी है, तो इसको लेके क्या तैयारी है और क्या चीज़ कर रहा है विभाग? अभी मैंने 2 दिन पहले ही जो जनगणना की हमारी डेपुटेशन पे रहती है दिल्ली में, जो हमारे राज्य के अधिकारी है युवा, उनको बुलाया था बातचीत की। 10 तारीख से जो सेल्फ गणना वो शुरुआत करेंगे 10 अप्रैल से। बाकी 32,000 लोगों को इस राज्य में लगाया जाएगा
और ये सारी प्रोसीजर अभी मकान गिनेंगे, फिर अन्य प्रकार की काउंटिंग होगी, फिर जनगणना साथ चलेगी। यानी उन्होंने जो मुझे बताया कि अगले लगभग दिसंबर जनवरी तक हम पूरी 100% जनगणना का पूरा काम पूरा कर लेंगे। इसमें आधार वो जो बनाएंगे, वो विधानसभा है, वार्ड है, ग्राम है, उन सबको एक आधार बनाकर, तो यानी जैसा मैंने उनसे पूछा कि हम जैसा विधानसभा में हम जब जनगणना करके निपटेंगे तो उस जनगणना में कितने बालिग हैं, नाबालिग हैं, कितने क्या हैं, कैसे हैं, वो आंकड़े हमें इस प्रकार से प्रकाशित हुए मिलेंगे। तो अच्छी चीज़ है, वो एकदम शुरुआत हो रही है और बड़ी तैयारी इस विभाग ने इस की बार इसमें जनगणना में कोई नई चीज़ लागू हो रही है, कोई नई व्यवस्था लागू हो रही है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैंने कहा कि वो जो इतने सवाल पूछते हैं, जो सारे हैं, वो इतना बड़ा उनका पेपर है, उसमें हर चीज़ का वो सिलसिलेवार, हाँ, इसमें क्या होगा, कैसे होगा, कौन है क्या, एक ये लगातार निरंतरता का प्रोसीजर है, होता हर 10 साल बाद होता है। इस बार जरूर थोड़ा विलम्ब हुआ है। जी, बस आखिरी सवाल था कि आयुष मंत्रालय भी आपके पास है और हमारे यहाँ आयुष प्रदेश बनाने की बातचीत होती है और उसको दिशा में काम भी हुआ, तो आपने अभी इसकी जिम्मेदारी उठाई, तो कोई इसके लिए रोड मैप है या कोई एक ऐसी प्लानिंग कोई आप कर रहे हैं या भविष्य में करने का विचार है आपका? आर्थिक संसाधनों के हिसाब से ये मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण है। ये ऐसा मंत्रालय है कि इस मंत्रालय में निश्चित रूप से हम पूरे देश और दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये ऐसा मंत्रालय है जिस मंत्रालय में हम हर गांव तक, हर छोटे से छोटे ऐसे लोगों तक पहुंचकर, जैसा उदाहरण के तौर पर हम चार धाम यात्रा है, चार धाम यात्रा में जितने हमारे रास्ते में इस प्रकार के हॉल्ट होंगे, अगर हम उनको कैसे जोड़ पाएँ और उन लोगों को लगे, जैसा अभी हम केरल का उदाहरण देते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो हम केरल तो हमारे मुकाबले पे जो हमारी प्रकृति है, तो केरल से तो हम मतलब एकदम प्रकृति के मामले में बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ सब कुछ है, देवभूमि है, हमारे यहाँ गंगा है, जमुना है, सरयू है, हमारे यहाँ सुंदर पर्वत हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ है। तो हम इस आयुष विभाग को, मेरा प्रयास रहेगा कि हम इसको एक बड़ा संसाधन के तौर पर राज्य के लिए एक एसेट तैयार करें, और मैं समझता हूं कि इस पर हम एक रोड मैप बनाकर और एक इतना मजबूत बेस बनाने की तरफ बढ़ेंगे, जिससे कि आने वाले समय में हम कहें कि हाँ, उत्तराखंड राज्य अन्य राज्यों के अपेक्षा बहुत आगे खड़ा है। जो यात्री आ रहे हैं उनको भी आयुष की तरफ मोड़ना, उनको सुविधा देना या उनके लिए करना, ऐसा कोई प्लान पे बातचीत है? हाँ, जैसे मैंने आज अपने अधिकारियों को कहा कि हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं, हम लोग अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, हम लोग ऐसी लंबी यात्रा पे जाते हैं जहाँ या तो पैदल जाएंगे या तो वहाँ उन राज्यों में इस प्रकार के हजारों लोग होते हैं जो यात्रियों को, जिनकी आवश्यकता पड़ती है। कोई आपको थक गए हैं तो थकने के लिए आपको कैसे रिलैक्स मिलेगा, इसकी चिंता करते हैं। अगर हम इसको व्यवस्थित ढंग से और आयुष के साथ जोड़ें, 10 मिनट का रिलैक्सेशन मिलेगा, रिलैक्स लेंगे तो कैसे करेंगे, अब 15 मिनट का लेना चाहें कैसे लेंगे, अब रात रुक रहे तो कैसे करेंगे। तो इसको एक प्लान हमने बनाने को कहा है कि आप बनाइए, और हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।